हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टारी के में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो क्लास 12th की केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एकक कोष्ठिका के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे क्रिस्टल जालक के बारे में, क्रिस्टल जालक क्या होता है ना, और उसके बाद बात करेंगे एकक कोष्ठिका धीरे धीरे। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम क्रिस्टल जालक की परिभाषा की बात करें तो क्रिस्टल जालक किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों में क्या क्या हो सकता है, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ अवयवी कणों में एक चीज और ध्यान रखना, अवयवी कणों को हम दो अन्य नामों से भी जानेंगे जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बेसिस या मोटिव। बेसिस या मोटिव, ठीक है, एनसीईआरटी में ये नाम भी दे रखा है, बेसिस या मोटिव। तो आप ध्यान रखना, अवयवी कण बोलते, बेसिस बोलते, मोटिव बोलते, बातें किए। अब इनकी जगह पर क्या क्या हो सकते हैं, तो अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या फिर आयन हो सकते हैं। कि त्रिविम व्यवस्था को, त्रिविम यानी तीन विमाओं में, 3D है ना, 3 डायमेंशन। अगर हम बात करें तो ये मैं देखूं, जैसे ये मान लो मैं एक्स एक्सिस, तो ये वाला क्या होगा हमारा वाई एक्सिस, और एक एक्सिस होगा जो इधर की ओर होगा, उसको हम क्या कहेंगे जेड एक्सिस। अगर ठीक से दिख रहा हो तो दोबारा सुनो, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको मैं बोल दूं वाई एक्सिस, तो अगला वाला क्या होगा जेड एक्सिस। इसको बोलेंगे 3 डायमेंशियल, है ना। इसकी मैं इमेज भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी भी। तो ये इसको बोलेंगे हम 3 डायमेंशन त्रिविमीय व्यवस्था। क्या बोला मैंने कि त्रिविमीय व्यवस्था, किनकी त्रिविमीय व्यवस्था, अणु परमाणु या आयनों की त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, अवयवी कण जैसा कि मैंने ये जालक बना रखा है क्रिस्टल जालक, इसमें आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, ये सब क्या है, इनको बोलेंगे हम अवयवी कण। बहुत सारे इसके अन्य नाम भी हैं, सभी याद रखना। अवयवी कण, या हम इसको बोल सकते हैं जालक बिंदु भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या हो सकता है, जालक बिंदु गोला भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ क्या होगा, अवयवी कण हो, जालक बिंदु हो, मोटिव हो, बेसिस हो, कुछ भी हो, उसको हम क्या कहेंगे, उनमें क्या क्या हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इन्हीं अणु, परमाणु या आयनों की क्या बोल रहे हैं, त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, एक क्रिस्टल जालक है। ठीक है, इसमें हम इन दोबारा से सुन लो पॉइंटों को, यानी ये जो मैंने पॉइंट बना रखे हैं, इनको अवयवी कण कहेंगे, जालक बिंदु कहेंगे, बेसिस कहेंगे, मोटिव कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्या होंगे तो वो मैंने आपको बता ही दिया। तो दूसरी बात की मैं बात करूं तो इसी क्रिस्टल जालक में जो सबसे छोटी इकाई होगी, इसी क्रिस्टल जालक के अंदर जो सबसे छोटी इकाई होगी, जैसा कि मैंने यहाँ इसको हाईलाइट कर रखा है, डार्क लाइन कर रखा है, इसी को हम क्या कहेंगे, एकक कोष्ठिका, यूनिट ऑफ सेल कहेंगे। कहने का मतलब इतना सा है, जैसे मान लीजिए अगर हम ईंटों की कोई दीवार बना रहे हैं, तो ईंटों की दीवार में जो सबसे छोटी दीवार में या घर में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, ईंट होती है। वही ईंट यहाँ क्या किसका काम कर रही है, एक तरीके से एकक कोष्ठिका का काम कर रही है। इसी ईंट को अगर हम बार बार रिपीट करते रहें तो क्या एक दीवार या एक घर नहीं बन जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसा ही यहाँ होता है क्रिस्टल जालक में। तो इसकी सबसे छोटी इकाई, जैसा कि यहाँ परिभाषा में भी लिखा हुआ है, एकक कोष्ठिका यूनिट सेल क्रिस्टलीय जालक में उपस्थित जालक बिंदुओं का, ठीक है, ये जालक बिंदुओं से तो मिलाकर बनाया है, वह सूक्ष्मतम समुच्चय, सबसे छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति संपूर्ण क्रिस्टल में होती है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा जैसे कि ये यूनिट सेल है, बाकी सभी वैसी ही यूनिट सेल हैं। ठीक है, तो इन्हीं की क्या करा हमने, किसी एक को हम क्या कर सकते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं, और बार बार रिपीट करेंगे तो क्रिस्टल जालक बन जाएगा। ठीक है, पुनरावृत्ति संपूर्ण क्रिस्टल में होती है, एकक कोशिका कहलाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्या हो जाता है कि जिसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है वो क्या कहलाती है, एकक कोशिका। जैसा मैंने इसको बाहर निकाल रखा है, थोड़ा सा इसको मैंने तिरछा करके दिखाया हुआ है, बाहर निकाल रखा है। तो हम अगर क्रिस्टल एकक कोशिका में देखें, एकक कोशिका में तो क्या होता है, इसकी 3 तो कोर होती हैं, 3 क्या होती हैं, कोर होती हैं।
किसी भी एक पॉइंट को उठा लें आप तो इसकी 3 कोर मिलेंगी, ठीक है। और 3 कोर होंगी तो 3 कोण भी बनेंगे। अगर मैं यहाँ देखूं, एक कोण यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ बनेगा और तीसरा यहाँ बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं इस वाली कोर को, ये वाली जो कोर है, इसको मैं अगर ए नाम दे दूं तो इसके सामने वाला जो कोण होगा, यानी मैं इनको अगर कोरों को ए बी सी नाम दे दूं, इसको ए दे दिया, इसको बी दे दें और इसको हम सी दे दें, तो सामने वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, बी सी कोण बनेगा। यानी मैं इस वाले कोण को ए के सामने अल्फा बोल सकती हूँ, ठीक है। अल्फा और बीटा और नेक्स्ट हमारा क्या होगा, गामा। तो एक कोष्ठिका में अगर हम पैरामीटरों की बात करें अगर एक कोष्ठिका में हम पैरामीटर की बात करें तो 6 पैरामीटर होते हैं। कितने होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं, जिसमें से 3 क्या होते हैं, 3 होते हैं कोर और 3 होते हैं कोण। बात समझ में आ रही है। 3 कोर होती हैं, किनारे भी बोल सकते हैं, विमाएं भी बोल सकते हैं, और 3 क्या होते हैं, कोण होते हैं। कोर कौन कौन से होते हैं, ए बी और सी। कोण कौन कौन से होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। तो 3 कोर 3 कोण। अब एक कोष्ठिका में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक कोष्ठिका की, यानी यूनिट सेल की। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की अगर हम बात करेंगे तो इन्हीं के बेसिस पे इनको डिफाइन किया गया है, यानी वर्गीकृत किया गया है। कहने का मतलब या तो आप जालक बिंदु या अवयवी गण ले लो, एक अवयवी गणों के आधार पर, और एक इसके पैरामीटरों के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। तो अगर हम बात करें पैरामीटरों के आधार पर, तो पैरामीटरों के आधार पर इसको 7 प्रकार में 7 भागों में बांटा गया है, और अवयवी गणों के आधार पर एक कोष्ठिका को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पैरामीटरों के आधार पर 7 भागों में बांटा गया है और एक कोष्ठिका को अवयवी गणों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। तो आगे हम उसी की बात करेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा मैंने अभी आपको बोला कि अगर हम अवयवी कणों की बात करें तो अवयवी कणों के आधार पर जो एकक कोष्ठिका के प्रकार हैं वो कितने हैं, 2 प्रकार हैं। कौन कौन सा, नंबर 1 सरल, या इसको हम आद्य भी बोलते हैं, सरल या आद्य एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। और दूसरा जो इसका प्रकार है वो है केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। अगर हम अवयवी कणों की बात करते हैं तो कितने प्रकार हैं इसके, 2 प्रकार हैं, सरल या आद्य एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका। और अगर हम पैरामीटर कौन कौन से, जो मैंने अभी बताया, ए बी सी, अल्फा, बीटा और गामा, अगर इनके आधार पर हम बात करते हैं तो एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की। और ये लेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, अभी इसकी बात नहीं करेंगे। तो अब अगर हम देख रहे थे, एक अवयवी कणों के आधार पर 2 प्रकार की होती है, सरल या आद्य एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब केंद्रित एकक कोष्ठिका को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, नंबर 1 फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, नंबर 2 अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, और नंबर 3 है अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड सेल, और इसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड सेल, इसको बोलेंगे एंड सेंटर्ड सेल, ठीक है। इसको सिंपल बोलते हैं। सिंपल क्यूबिक सेल या सिंपल सेंटर्ड सेल, सिंपल क्यूबिक सेल कह सकते हैं।
तो मैंने आपको क्या बताया कि एकक कोशिका अवयवी कणों के आधार पर 2 प्रकार की होती है। देखो कहीं कहीं आपको अवयवी कणों के आधार पर 4 प्रकार की दी होगी, घबराने की कोई बात नहीं है, वो 4 प्रकार यही हैं, 1 2 3 4। वैसे एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो 2 प्रकार दे रखे हैं, 1 और 2। ठीक है, सरल एकक कोशिका, सरल या आधे एकक कोशिका और केंद्रित एकक कोशिका। अब केंद्रित एकक कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो केंद्रित एकक कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? नंबर 1 फलक केंद्रित, नंबर 2 अंतः केंद्रित और नंबर 3 अंतः केंद्रित। ठीक है, ये 3 भाग इसके हो रखे हैं। अब क्या होता है, किस तरीके से होती हैं ये, इनकी अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, सरल या आधे एकक कोशिका ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण सिर्फ और सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं, वो कहलाती है सरल या आधे एकक कोशिका। ठीक है, ये तो नाम से स्पष्ट हो जाएंगी, इसको देख लो पहले थोड़ा सा। अगर हम सरल की बात करें तो सरल एकक कोशिका जो होती है ये, इसमें अवयवी कण सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं, यानी जो अवयवी कण है वो क्रिस्टल जालक की मैं अगर एक यूनिट सेल को उठा लूं तो एक यूनिट सेल में हम देखें तो यहाँ कोनों पर ही क्या मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ अवयवी कण कोनों पर ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे कितने, कुल मिला के इसमें कितने होते हैं, 8 अवयवी कण होते हैं। और जैसा मैंने अभी बोला, अवयवी कण को क्या क्या बोल सकते हैं, बेसिस, मोटिव या फिर जालक बिंदु भी कह सकते हैं। और उसके बाद में अगर हम, ये तो सरल हो गया, देखिए अभी हम इस पर और बात करेंगे कि अवयवी कण, ये अवयवी कण का सिर्फ सेंटर बनाया है मैंने, केंद्र बनाया है, वास्तव में जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे को इस तरीके से टच कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं बाहर वाला एक फेस, आगे वाला फेस उठा लूं तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं, स्क्रीन पे भी आपको ये दिख जाएगा, कुछ इस तरीके से होते हैं। और हमने अभी जो बनाया है सिर्फ उसके सेंटर बनाए। अगर हम फेस सेंटर्ड की बात करें, फेस सेंटर्ड अगर हम एक कोशिका को देखें, इस वाली एक कोशिका को देखें तो इसमें कितने फलक हैं, फेस यानी फलक। तो देखो एक तो ये रहा फलक, ठीक है, एक ये रहा, तो दूसरा इसके सामने भी होगा, तीसरा ये ऊपर होगा, ऊपर वाला, चौथा ये नीचे वाला, पांचवा अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये आगे वाला जो हमारी साइड है, और एक और होगा जो बिल्कुल पीछे होगा। ठीक है, जो हमारी साइड है एक ये हो गया और जो पीछे है वो हो गया। कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी रूम में हैं या किसी कमरे में बैठे हुए हैं तो आप अब उस कमरे की दीवारों को काउंट कर सकते हैं कितनी होती हैं, एक आगे, एक पीछे, एक दाएं, एक बाएं और एक ऊपर और एक नीचे, यानी कुल मिला के 6 फेस होते हैं। ठीक है, वैसे ही ये भी एक कमरा ही है, कमरे के जैसा ही है, तो इसमें भी कितने फेस होंगे, 6 फेस होते हैं। अगर हम इन फेसों की बात करें तो फेसों के आधार पर उसने कहा है फेस सेंटर्ड सेल। फेस सेंटर्ड सेल का मतलब ये है ऐसी एक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर तो होंगे लेकिन उसके अतिरिक्त कहाँ होंगे, फलक पर, प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होगा। फेस सेंटर्ड क्योंकि केंद्रित है, फेस सेंटर्ड यानी फलक केंद्रित एक कोशिका। तो अगर मैं बनाऊं, जैसा कि मैंने अभी बोला अवयवी कण कोनों पर तो होंगे ही, उसके बाद जो अवयवी कण है वो कहाँ होगा, फेस पर भी होगा, प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होगा। एक यहाँ होगा तो दूसरा यहाँ होगा, जैसे कि हमने बताया था 6 फलक होते हैं तो 6 फलकों पर होंगे, इधर, इधर और ये ऊपर नीचे, और एक होगा जो अपनी साइड वाला है और एक होगा जो पीछे वाली साइड वाला है। कहने का मतलब यहाँ जो अवयवी कण होंगे वो 8 और 6 ये हो गए, कितने होंगे, 14 अवयवी कण होंगे। यहाँ कितने होंगे, 14 अवयवी कण होंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, अंतः केंद्रित या बॉडी सेंटर्ड सेल, ये भी नाम से पता पड़ा होगा, अंतः केंद्रित। एक अवयवी कण क्या होगा, बिल्कुल बीचों बीच में होगा, यानी एकक कोशिका के बिल्कुल बीचों बीच में होगा, जिसको हम कहेंगे अंतः केंद्रित एकक कोशिका।
तो कोनों के अतिरिक्त कहाँ होगा, एक सेल होगा बिल्कुल, यानी एक अवयवी कण, सेल नहीं सॉरी, अवयवी कण कहाँ होगा, बिल्कुल बीचों बीच में होगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास, हम जिस रूम में हैं उस रूम में अगर मैं एक अवयवी कण को रख दूं बिल्कुल बीचों बीच में, वो अवयवी कण सभी दीवारों को यानी सभी फेसेस को टच कर रहा हो। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, कुल मिला के 9 हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, अंतः केंद्रित, अंतः और अंत्य में अंतर है। अंतः केंद्रित में क्या होगा कि कोनों के अतिरिक्त अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर होंगे। आठ कोनों पर तो होंगे, लेकिन किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर। कोई भी विपरीत ले सकते हैं, ऊपर वाला या नीचे वाला। ऊपर वाले का नीचे वाला विपरीत होगा, दाएं वाले का बाएं वाला विपरीत होगा, सामने वाले का पीछे वाला विपरीत होगा। ठीक है, तो विपरीत वाला ही लेना है। कहने का मतलब अगर मैं ये वाला फेस ले रही हूँ तो मुझे फिर दूसरा ये वाला लेना होगा। किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर, क्योंकि केंद्रित पढ़ रहे हैं ना, तो केंद्र पे आएंगे यहाँ सारे। ठीक है, तो ये होंगे इसमें कुल मिला के 10 अवयवी कण या 10 मोटिफ होंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इससे आगे की बात हम करेंगे अवयवी कणों की संख्या याद करना। तो आज के लिए इतना ही, आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।